जुर्म की दुनिया वाकई ही अजीब होती है। कई बार जो दिखता है असल में वो होता नहीं, और कई बार जो होता है असल में दिखता नहीं। एक कत्ल की कहानी भी कुछ वैसी ही है। जिस शख्स की मौत होती है, मौके से उसकी लाश भी मिलती है और साथ में एक सुसाइड नोट भी। वहां से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी। इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि ये मामला आत्महत्या का है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पूरी तरह घटना ही बदल जाती है। अब पुलिस फिर से जांच शुरू करती है और फिर जो कहानी सामने आती है तो उसे जानकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया क्राइम में आपका स्वागत है। रात्रि के 8 बजने को है और मैं आपके साथ विपिन। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल। साल 2019, तारीख 29 जून। इस दिन पैरोल पर जेल से निकले कैदी को वापस लौटना होता है जेल, क्योंकि 14 दिन के पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार होता है। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से एक सूचना होती है कि उस कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने अपने घर में ही आत्मदाह कर लेता है। और आगे लोकल पुलिस क्या बताता है, कैदी के एक सुसाइड नोट भी छोड़ता है। हैंडराइटिंग भी उसी की होती है और उसकी मौत की वजह भी उसमें लिखी रहती है। इसीलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी चल रही होती है। यह जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करती है। जिस कैदी की मौत होती है उसका नाम होता है राजेश परमार। उम्र तकरीबन 34 साल। वह मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलबर्ग एरिया के हरिनगर में रहता है। इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप लगता है और उसी केस में इसकी गिरफ्तारी भी होती है। साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना देती है, जिसके बाद से वो जेल में ही बंद रहता है। इसी बीच राजेश के पिता की मृत्यु हो जाती है और इसी वजह से उसे 14 दिनों की पैरोल मिल जाता है। 15 जून को वो पैरोल पर बाहर आ जाता है और उसकी पैरोल की अवधि 29 जून को खत्म होने वाली होती है। इस वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल में लौटना होता है। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपटें निकलते दिखाई देने लगती है, जिसे देख आसपास के लोगों ने वहां के पुलिस को सूचना दे देती है। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस दोनों मौके पर पहुंच जाती है। वहीं आग बुझाने के क्रम में देखा जाता है कि एक युवक बुरी तरह से जल चुका होता है। चेहरा और शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ होता है। देखने पर तो मरा हुआ लग रहा होता है, फिर भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद में उसे तुरंत अस्पताल भिजवा देता है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर देता है। फिर से घर की तलाशी लेती है तो एक सुसाइड नोट भी बरामद होता है, जिसमें लिखा होता है कि पिता की मौत होने से वो काफी दुखी होता है। अब परिवार में कोई उसे पैरोल पर नहीं निकालेगा। इस वजह से वो अब दुनिया से निराश हो चुका है, लिहाजा वो आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं होगा। अब इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दे देता है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साधारण सुसाइड केस की तरह पुलिस ने भी इसे एक तरह से बंद कर दिया होता है। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता है। रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर देता है। लेकिन पूरे केस में
24 घंटे के बाद ही एक नया मोड़ आ जाता है, जब वहां की पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती है। उस समय भोपाल पुलिस के नए एसएसपी अखिल पटेल के पास नीलवट का आइडिया होता है। इन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा होता है कि मरने वाले व्यक्ति की मौत जलकर नहीं बल्कि गला दबाने से हुई। अब इस रिपोर्ट के बाद फिर से वो इस केस की जांच में जुट जाते हैं। तुरंत मौके से ली हुई सभी फोटोग्राफ और अपने पास मंगवाते हैं। सभी फोटो को बारीकी से देखते हैं। फोटो में वो देखते हैं कि मरने वाला शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ है, जबकि जब भी कोई जलकर मरता है तो वो तड़पने और छटपटाने लगता है। फिर उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी तस्वीर भी देखते हैं। इसमें पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा ही पूरा जला हो रहता है, जबकि हाथ और पैर ज्यादा जले नहीं होते हैं और अजीब तरीके से मुड़े भी रहते हैं। इससे शक यही होने लगता है कि कहीं हाथ और पैर बंधे तो नहीं थे। इस वजह से ऐसा हुआ हो, इसका पता लगाने के लिए पुलिस अधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर जाते हैं। घटना स्थल को बारीक से जांच करते हैं, फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि एक दिन पहले ही जब राजेश परमार के साथ एक या दो लोग भी देखे जाते हैं। अब पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने की जगह फिर से पुनः खोल देती है। अब जांच शुरू कर देती है। अब पुलिस को भी ये शक हो जाता है कि जिसकी मौत हुई है उसका पहले गला घोटकर हत्या कर दी गई हो। तो जब सुसाइड ही करना था तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया तो वह शख्स कौन था? अब पुलिस के सामने ये भी सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश ही ना हो। अगर ये राजेश नहीं है तो फिर कौन था? इन सब सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाना शुरू करता है और फिर रिश्तेदारों के जरिए उसका एक मोबाइल नंबर भी मिल जाता है, जो जेल से आने के बाद एक्टिव रहता है, लेकिन अब बंद बता रहा होता है। लेकिन उसकी आखिरी लोकेशन भोपाल की होती है। अब पुलिस ने जब उसके फोन की कॉल डिटेल निकालता है और चेक करता है तो पता चलता है कि एक नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया जाता है तो वो फोन भी बंद बताता है। वो नंबर होता है निहाल नामक युवक का। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की एक बड़ी चुनौती होती है और मन में एक बड़ा सवाल भी होता है कि कहीं मरने वाला निहाल ही तो नहीं है। इसके अलावा और भी कई सवाल होता है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है। फिर पुलिस को पता चलता है कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला होता है और पहले राजेश के मकान में ही किराए पर रहा करता था, लेकिन कुछ महीने से यहाँ से वो दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया था। अब इसी बीच पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिल जाता है। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंच जाता है, लिया जाता है। इसके बाद पुलिस जब उसे कड़ाई से पूछताछ शुरू कर देती है तब उसने जो कहानी बताता है वो बेहद ही चौंकाने वाला होता है। निहाल बताता है कि जेल से पैरोल पर आने के बाद राजेश ने उसे संपर्क करता है, फोन पर बात होता है और वो मिलने भी जाता है। वहीं बातचीत के दौरान वो काफी परेशान और इमोशनल रहता है, क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे अब जिंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिलने की उम्मीद बची होती है। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न वो दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए मर जाए और असल जिंदगी में जिंदा रहे। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज देखता है, जिसके बाद एक खौफनाक आइडिया अपनाता है। इसके बाद वह एक साजिश रचता है। 29 जून को पैरोल खत्म होने के बाद भी उसे जेल नहीं जाना पड़े।
इसीलिए वो 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर दूर कहीं चले जाने की तैयारी में जुट जाता है, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने 1 लाख रुपए का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस में भी दे दिए। इसीलिए उसके झांसे में मैं आ गया। इस तरह 29 जून को पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी 28 जून को ही हम दोनों की मुलाकात हुई। 28 जून की शाम को ही दोनों घर पर ही फोन छोड़कर घूमने निकले ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपनी ही उम्र और लंबाई वाला एक युवक मिल जाता है। युवक ने अपना नाम राजू रेकवार बताता है और दोनों फिर बातचीत करते हुए दोस्त बन जाता है। बातों ही बातों में दोनों ने राजू को घर पर पार्टी करने और शराब पीने के लिए तैयार कर लेता है। राजू मजदूरी का काम किया करता था, इसलिए खाने और शराब के लालच में वो तुरंत तैयार हो जाता है। राजू भी दोनों के साथ राजेश के घर पर आ जाता है। यहाँ पर राजू को इन दोनों ने खूब जमकर शराब पिलाता है। जब उसने अपना होश खो देता है तभी राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद उसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध देता है ताकि अगर जिंदा भी हो तो आग से बच न सके। हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लिटा देता है और घर में रखी किताबों को उसके ऊपर डाल देता है। फिर राजेश खुद ही एक सुसाइड नोट लिखता है और उसे कुछ दूरी पर रख देता है ताकि वो सही सलामत पुलिस के। इसके बाद दोनों ने बाइक से निकाला हुआ पेट्रोल भी डाल देता है ताकि आग से वो पूरी तरह से जल जाए। चूंकि घर का दरवाजा बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता है, इसलिए दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद करता है और छत के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तिल्ली को अंदर फेंक देता है। इस तरह जब आग की लपटें बढ़ जाती है तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो जाते हैं। साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड सिर्फ लेता है और साउथ इंडिया के लिए प्रस्थान कर जाता है। वहीं निहाल गुजरात आ जाता है। अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे मृत युवक के बारे में पता लगाता है, तो ये बात सच निकलता है क्योंकि राजू रेकवार की पत्नी ने 28 जून की रात में ही लोकल पुलिस में एक गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल भी बरामद हो जाती है, जिसे उसकी पत्नी पहचान लेती है। ये जानकर पुलिस अब जांच में तेजी से जुट जाती है। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ जाती है, लेकिन जब तक राजेश आंखों के सामने नहीं आ जाता तब तक जांच अधूरी ही रहती है। अब पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि आज नहीं तो कल राजेश किसी भी तरह निहाल से संपर्क जरूर करेगा। निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले गया होता है। इस तरह अगले ही दिन आखिरकार राजेश का फोन निहाल के पास आ ही जाता है। पुलिस की मौजूदगी में ही निहाल उसे बात करने लगता है। राजेश ने वहां के हालात के बारे में पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इस पर निहाल बताता है कि कोई गड़बड़ नहीं है, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद राजेश ने कहा कि चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताना। निहाल ने कहा कि वो उसे जल्द ही बताएगा। इसके बाद फोन कट हो जाता है। अब पुलिस भी राजेश को पकड़ने के लिए पूरी फिल्मी कहानी रच डालती है। इसके तहत पुलिस के कुछ लोगों को चेन्नई भेजा जाता है और उन्हें लोकल बनकर राजेश से मिलने के लिए बोला जाता है। इस तरह निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फोन नंबर शेयर करता है। पुलिस वालों को ही निहाल का दोस्त समझकर उससे बात करता है और मिलने चला जाता है। जैसे ही राजेश ने लुंगी और माथे पर तिलक लगाए दो लोगों को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगने पहुंचता है, तभी उसे पकड़ लिया जाता है। इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करता है। 8 जुलाई 2019 को पूरे केस की मीडिया के सामने लाया जाता है। इस केस के बारे में खुद आईपीएस अधिकारी अखिल पटेल कहते हैं कि कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला था, लेकिन जब बारीकी से केस की जांच होती है तो पूरा सच सामने आ जाता है।
इसके बाद राजेश फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।